नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। जी नहीं, मोदी है तो अब मुश्किल है। स्थिति देश की राजनीति कमोबेश उसी दिशा में बढ़ने लगी है और इस दिशा में बढ़ने के बाद जिस तरीके से टीम मोदी घबराई हुई है, हमें लगता है कि पहली बार मोदी की टीम इतनी घबराई हुई है। और सच यही है कि घबराहट जिस स्तर का है, आने वाले समय में मोदी की पूरी राजनीतिक बिसात बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ऐसी क्या बात हुई है जो हम ये सवाल कर रहे हैं। बात छोटी नहीं, बात बहुत बड़ी है और उन बातों को हम बिहार के सहारे ही सही राष्ट्रीय फलक पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिहार देश की राजनीति की जब कभी चर्चा होती है या देश की राजनीति के मिजाज को अगर आपको टटोलना हो तो आप बिहार चले आइए और बिहार के सहारे आप मोदी की रणनीति को भी समझ सकते हैं, मोदी के गुजरात को भी समझ सकते हैं और मोदी आने वाले समय में क्या करने वाले हैं ये भी आप समझ सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, ज़रा ये समझिए। हम आपको 3 चेहरा दिखाते हैं और उसमें उसका संबंध बिहार से भी है, इसलिए हम इस खबर को पूरी मजबूती के साथ दिखाते हैं और पूरी मजबूती और तथ्य और साक्ष्य के साथ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भी एक ऐसे सोर्स के सहारे हमें प्राप्त हुआ है जो सोर्स बीजेपी को काफ़ी करीब से जानता भी है और उनके हर एक्टिविटी में बहुत करीब रहता भी है। ज़रा ये पहला चेहरा देखिए। ये जनाब कौन है? ओवैसी। याद करिए, 2014 से पहले आपने ओवैसी का नाम सुना था क्या? नहीं सुना होगा। 2014 से पहले टीवी डिबेट में या हर इशूज पर ओवैसी का बाइट कभी टेलीविज़न चैनल पर देखा था क्या? कभी नहीं देखा था। अचानक ओवैसी आए कहाँ से और फिर ओवैसी के आने से मोदी को क्या लाभ हुआ? ओवैसी के बाइट, इंटरव्यू, बाकी चीज़ जो उनका बयान है, उसके सहारे जो माहौल बनाने की कोशिश हुई हिंदू मुसलमानों को लेकर, जो एक बहुसंख्यक हिंदू में एक अलग तरह का नफरत पैदा करने को लेकर, ये चेहरा काफ़ी था। और इसका लाभ ये हुआ कि इस चेहरा के सहारे तमाम देश के मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारना शुरू किया और धीरे धीरे उसका प्रभाव ये होते गया कि क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस हो, मोदी को जीत सहज करने में ओवैसी की पार्टी हर जगह मदद की। लेकिन धीरे धीरे जैसी चीज़ें बदल रही हैं, ओवैसी का प्रभाव कम होता जा रहा है। अब ओवैसी बिहार में भी विधानसभा चुनाव में कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उस तरीके का प्रभाव नहीं हुआ। कर्नाटक में तो उसकी एक नहीं चली। मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने मुसलमान को ही उतारा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। उनका प्रभाव कम होने लगा है, जबकि वो साउथ से ही आते हैं। आने वाले समय में इनका प्रभाव और कम होगा, जिस तरीके से राहुल भारत जोड़ो यात्रा के सहारे मुसलमानों को इश्यूज़ को बड़ी मजबूती से रखना शुरू कर दिया है। फिर अमेरिका यात्रा में जिस अंदाज में राहुल ने इस देश के अल्पसंख्यकों को लेकर आवाज़ उठाई है, स्वाभाविक तौर पर ओवैसी अब पीछे छूट रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ये राजनीति रही है, संघ का ये चरित्र रहा है कि हम सीधे लड़ाई लड़ते तो हैं, लेकिन साथ में एक ऐसा चेहरा भी साथ साथ लेकर चलते हैं जिसके सहारे वो सामने वाले को पटकने में मदद मिलता है। जैसे नीतीश से इनको नफरत था या नीतीश को ये कमज़ोर करना चाहते थे, तो बिहार में चिराग मॉडल को फैलाए। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार से चीज़ों को समझिए। नीतीश कमज़ोर हुए, वो अलग बात है कि नीतीश को हटाते लेकिन नीतीश खुद हट गए, लेकिन नीतीश को तो उन्होंने कमज़ोर कर दिया। चिराग नहीं रहते तो वो भी अभी 80+ रहते। तो ये इनका काम करने का तरीका है। अब दूसरा चेहरा भी देख लीजिए, ये प्रशांत किशोर है। इन दिनों बिहार में पूरी यात्रा में वो लगे हुए हैं। इनका भी काम यही है कि किसी तरीके से बीजेपी को हम मदद पहुंचाएं। बिहार में भी एक उम्मीदवार इनका जीता है, वो मुसलमान है, और हारा है वो जदयू का नेता है। मतलब भले इनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए हों, लेकिन नुकसान जदयू को उन्होंने कर दिया। बिहार में भी इसी लेवल पर ये काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान को हम टिकट दें, ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े लोगों को टिकट दें, ताकि महागठबंधन का जो जोर है वो 2024 के लोकसभा में कमज़ोर हो।
इतना ही नहीं, ये बिहार से बाहर सचिन पायलट को भी हवा दे रहे हैं कि आ जाओ, और वो भी वसुंधरा के सहारे, जिसकी हम कल चर्चा भी की है कि मोदी और शाह को वसुंधरा को साधना है, तो उसके भ्रष्टाचार के को लेकर ही सही कि सचिन पायलट को सड़क पर उतार रहे हैं। निशाना है कि अब नई पार्टी बनाइए। तो ये एक दूसरा चेहरा है जो अक्सर मोदी के लिए ही काम करता है होगा। नीतीश इस राज का खुलासा भी वो कर चुके हैं कि हम अमित शाह के कहने पर ही हम अपने पार्टी में इनको शामिल किए थे और राष्ट्रीय महासचिव बनाए थे, और हम अपने घर में रखते थे। चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने इशारे में कभी कह दिया था। अब एक तीसरा व्यक्ति लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ओवैसी का प्रभाव खत्म होने पर है। प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। उनका आईपैक जो संस्था है जहाँ से आमदनी आती थी, वहाँ अब उस तरीके का काम नहीं मिल रहा है। फिर जो राजनीतिक उनकी हैसियत रही है या जो बिसात बिछाने का तरीका रहा है, वो तरीका सिर्फ पर्दे के पीछे से आप कुछ कर सकते हैं। सामने आकर बिहार में वो देख रहे हैं कि क्या स्थिति होगी, तो वो दाव भी मोदी का फेल होता हुआ दिख रहा है। तो तीसरा दाव है कौन? ये व्यक्ति को ज़रा गौर से देखिए। ये है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल का जब से उदय हुआ है, और कैसे उदय हुआ वो भी महत्वपूर्ण है। याद होगा अन्ना आंदोलन, उसके पीछे कौन था? पूरी बीजेपी और संघ। उसके पीछे पैसे किसके थे? बीजेपी और संघ के। जो बाद में ये चीज़ें सामने भी आई कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर जिस अन्ना को वो एक गांधी के रूप में स्थापित किए, जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं था देश के स्तर पर, लेकिन इस तरीके का माहौल बनाया गया जिसमें संघ माहिर है। अरविंद केजरीवाल तो फेस थे। आए, दिल्ली में कांग्रेस कमज़ोर हुआ, हरियाणा में कमज़ोर हुआ खड़े होकर, पंजाब जीत ही गया, गुजरात में पहुंचकर जो काम मोदी आज तक नहीं कर पाए वो केजरीवाल पहुंचकर वहां कर दिए। कांग्रेस का लुटिया डुबा दिए। वो बहुत बेहतर पोजीशन पर वहाँ गुजरात में गोवा गए, गोवा हराए। मतलब जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ाई में थी बीजेपी से, वहाँ वहाँ ये पहुंचकर फिलहाल मदद कर रहे हैं। अब 4 राज्यों में चुनाव होना है दिसंबर में। मोदी के लिए अभी से ये परेशानी का सबब बना हुआ है। अब ये है कि हरियाणा में ये चुनाव लड़ देंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और इनकी कोशिश ये है कि इन 4 राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि बीजेपी का राह आसान हो जाए। ये सारा चीज़ डील के तहत चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, चीज़ें सही दिशा में बढ़ रही थी। और हम आपको बताएं कि इन 4 राज्यों में मीडिया पर तो काम होना शुरू हो ही गया कि जो उनका काम करने का तरीका है, पांडे महोदय उसकी जिम्मेवारी उन्होंने संभाल रखी है। हालांकि वो छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो उनको और बेहतर हो रहा है। तो इन 4 राज्यों में इनके पेड की हम बात करें, नियमित सैलरी वाले लोग हर विधानसभा में, हर लोकसभा में और प्रदेश कैपिटल स्तर पर लगभग 100 लोगों की टीम ऐसी काम करनी शुरू कर दी है जो पेड स्टाफ है इनका, इन 4 राज्यों में। जिन राज्यों की विधानसभा की संख्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो लगभग 1000 लोग आप कह सकते हैं इन 4 राज्यों में 1000 से 1500 लोग इनके पेड रोज़ाना काम कर रहे हैं। और आधार क्या है? आधार है कि पंजाब सरकार बनते ही इन राज्यों के अखबार में आप देखें, गौर करेंगे, बिहार में भी छपती है मान का फुल पेज विज्ञापन। पूरे इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा विज्ञापन पंजाब से दिया जा रहा है अखबार को, मीडिया को, ताकि मीडिया मैनेजमेंट में इन्हें आसानी हो, स्पेस मिले। और बीजेपी भी उस खेल में इनको मदद कर रही है कि ताकि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सके। ये सारा चीज़ें चल रही हैं इस स्तर पर। तो अरविंद केजरीवाल इतने विश्वसनीय चेहरे बीजेपी के सामने हैं, लेकिन जब से ये मनीष सिसोदिया जेल गया है, अध्यादेश आया है, विपक्षी एकता को लेकर बात चल रही है, और केजरीवाल पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, एक से एक शराब कारोबारी से जुड़े हुए लोग सरकार के गवाह बन रहे हैं, तो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जेल इसलिए गए, सब कुछ तय कार्यक्रम था,
जो कुछ भी शराब में डील हुआ खुल्लम खुल्ला दिल्ली में चर्चा है। वही राशि वो गुजरात में, पंजाब में और गोवा में खर्च की। लगभग 700 करोड़ रुपया जो कमाई हुई, वही राशि उन्होंने खर्च किया। ये ईमान के पक्के हैं और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी दुकान चला रहे हैं। ये चर्चा दिल्ली में अब सरेआम लोगों के बीच हो रही है कि केजरीवाल को लेकर जो कहा जा रहा था, बस इनका जो काम करने का तरीका है कि लोगों को व्यक्तिगत लाभ उनके घर तक पहुंचाइए और वोट लीजिए। ये एक अलग तरह की राजनीति इन्होंने ज़रूर शुरू की है, लेकिन उस राजनीति के पीछे जो इनके भारत भ्रमण की जो सोच है, उस सोच में भी भ्रष्टाचार का बड़ा योगदान है। और इन्होंने भ्रष्ट वो तमाम तरीके अपनाए हैं जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने अपनाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होती अगर दिल्ली एमसीडी वाली जगह बीजेपी के हाथों ये छोड़ दी थी। लेकिन इनका तो एक बार होता है ना, कहता है ना कि शेर को जब स्वाद लग जाता है मानव खून का, तब तो फिर वो नरभक्षी हो जाता है, फिर वो आदमखोर हो जाता है। तो कमोबेश वही स्थिति बन गई थी इन लोगों की। लगा कि दिल्ली एमसीडी तो कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। और जनाब चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो भाई चला गया जेल। अब इन पर तलवारें लटक रही हैं, लेकिन मोदी के सामने दुविधा है कि केजरीवाल के सहारे जो हम 4 राज्य में वापसी चाह रहे हैं, केजरीवाल को भी जेल भेज दिए तो एक अलग तरह की समस्या होगी। तो कहे ना कि इस संकट के समय कि मतलब तय नहीं कर पा रही है बीजेपी कि हम करें तो करें क्या। और केजरीवाल इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो केजरीवाल एक तरफ कांग्रेस से भी तो दूसरी तरफ बीजेपी से भी अब समझौते का दायरा क्या हो ये बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की राजनीति जब वैचारिक आधार पर जब नाप तोल की स्थिति बनती है तो अक्सर औंधे मुँह गिर जाती है। तो जिस आधार पर केजरीवाल कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि अब केजरीवाल मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो मॉडल कहाँ है वो देखने वाली बात होगी। क्या वो मॉडल सिर्फ बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए है, या फिर वो मॉडल केजरीवाल को एक अलग तरीके से एक अलग तरीके की राजनीति के लिए देश के रूप में जाना जाएगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब में धीरे धीरे चीज़ें बदलने जा रही हैं। खालिस्तान उभर रहा है। खालिस्तान का जो एक खौफ है वो धीरे धीरे लोगों के मन में भरने लगा है। हिंदू और सिख के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मतलब मोदी ये चाह रहे हैं कि इस तरीके के राष्ट्रवाद के सहारे हम केजरीवाल को पंजाब में नियंत्रित करें, लेकिन उसके सहारे कांग्रेस की 4 राज्यों में कैसे सहजता से हराई जा सके, इसमें केजरीवाल की क्या भूमिका होगी, ये भी वो सोच रहे हैं। ये जो 2 सोच मोदी की चल रही है, परेशानी वही है। और यही परेशानी की वजह है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि केजरीवाल को लेकर केजरीवाल के साथ जो अंडर टेबल डील है उस डील को जारी रखा जाए या फिर एक नई तरीके की राजनीति की जाए, जिसमें खतरा बहुत है। क्योंकि सीधी लड़ाई में अब कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़नी शुरू हो गई है।